अपने पूरे बयान को रखते हुए, अपनी बात को रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही गंभीर बात कही। गंभीर की बल्कि मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक तरह से हमको एक चेतावनी दे दी है। आज एक बहुत अहम विषय आपके सामने रख रहा हूं। कुछ बेहद अहम सवाल आपके सामने खड़े कर रहा हूं। अगर हम भारत को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो हमें इस विषय पर गहराई से विचार करना ही होगा। हमें इन सवालों के जवाब तलाशने ही होंगे। अगर हम चाहते हैं कि भारत का हाल बांग्लादेश जैसा बनाने की कोशिश ना हो, भारत को सीरिया या बांग्लादेश बनाने की साजिश ना हो, तो हमें इन सवालों का जवाब तलाशना होगा। हमें इस विषय में बेहद गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज के डिनायल के मोड में रहते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो अक्सर वो जो हमारा डिनायल मोड होता है वो कई बार हमारे लिए बहुत खतरनाक बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आज जो मैं विषय आपके सामने रख रहा हूं वो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सबसे पहले हमें डिनायल मोड से बाहर आना है और हमें इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। सवाल ये है और जो विषय है वो ये है कि क्या ये महज संयोग है या कोई प्रयोग है, या भारत के खिलाफ कोई अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आजकल ये नारे, ये बयान लोगों के मुंह से अनायास ही निकल जाते हैं कि भारत में आग लगेगी, भारत में जो है वो कुछ बचेगा नहीं, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, भारत का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, भारत जो है ना वो सीरिया के रास्ते पर जा रहा है। इस तरह के बयान देना मतलब बड़ा जैसे एक बड़ा नॉर्मल सा एक बात हो गई है कि कोई भी इस तरह के बयान दे देता है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि भारत की ये एक साजिश है या फिर एक संयोग है, एक प्रयोग है, अब देखिए ना, कांग्रेस ने पहले तो संविधान पर जो संसद में डिबेट हो रही थी, उस डिबेट में पहले तो कांग्रेस ने और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक जो एडिटेड वीडियो था, एक 16 सेकंड का वीडियो था जो मुख्य भाषण में से काट छांट करके निकाला गया था, कांग्रेस ने पहले तो उस वीडियो को वायरल किया। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, आपने उन्हें ध्यान से सुना? अगर नहीं सुना तो जरूर उनको सुनना चाहिए और मैं उनका उस भाषण की तरफ आपका ध्यान विशेष तौर पर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि अपने पूरे बयान को रखते हुए, अपनी बात को रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही गंभीर बात कही। गंभीर की बल्कि मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक तरह से हमको एक चेतावनी दे दी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। अब इस बयान का मतलब क्या है? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, उनका बयान आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत नहीं कह रहा हूं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्द से मैं हूबहू आपके शब्द, उनके ही शब्द दोहरा रहा हूं। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था। इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। तो सुना आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस ढंग से बात करेंगे, वो अमित शाह के लिए कह रहे हैं, गृह मंत्री के लिए कह रहे हैं, इस ढंग से बात करेंगे तो इस देश में आग लगेगी, कोई सहन नहीं करेगा। अब इस देश में आग लगेगी, कोई सहन नहीं करेगा, इसका मायने क्या है? वो क्या कहना चाह रहे हैं? और आग कौन लगाएगा इस देश में, और आग क्यों लगेगी? दरअसल ये जो पूरा कांग्रेस ने जो क्लिप काट करके जो पूरा वायरल किया अमित शाह का, अब इसके पीछे जो एक बड़ा जो साजिश समझ में आती है और जो एक जो खतरनाक डिजाइन समझ में आता है, वो डिजाइन ये है कि दरअसल इस तरह का एक बयान वायरल करके और फिर उसके बाद ये माहौल बनाकर कि अमित शाह ने जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो है, देखिए किस तरह से उनका अपमान किया, किस तरह से कहा। अब ये अंबेडकर के जो अनुयायी हैं या अंबेडकर को मानने वाले जो हैं या अंबेडकर हैं, ये दलित के विषय जो हैं, ये बड़े सेंसिटिव विषय होते हैं। धार्मिक विषय और जातिगत विषय बड़े सेंसिटिव विषय होते हैं। इन पर किसी भी तरह से कोई बयानबाजी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन
मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े आसानी से कह दिया कि जो है सारे देश में आग लगेगी। तो सवाल ये कि क्या अमित शाह का बयान जो है उसको गलत रूप में दिखाकर, उसकी गलत व्याख्या करके, क्या आप समाज में जो है दलितों में और गैर दलितों में क्या आप कोई दंगा करवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये दंगा होगा, अगर दलित और गैर दलितों के बीच कोई संघर्ष होगा, अगर दो जातियों के बीच, दो समुदायों के बीच कोई दंगा होगा, कोई टकराव होगा, तो फिर क्या होगा? इस देश में आग लगेगी। वही बात जो खड़गे जी ने कही कि इस देश में आग लगेगी। तो सवाल यह कि इस देश में आग कौन लगाना चाहते हैं खड़गे जी? आपको बताना चाहिए ना। आपको ये बताना चाहिए कि इस देश में आग लगेगी तो क्यों लगेगी, इस देश में आग कौन लगाएगा, ये आपको बताना चाहिए। आप ये नहीं बता रहे, आप सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस देश में आग लगेगी। इस देश में आग लगाने की कोशिश कौन कर रहा है ये तो भी समझाइए। आप कहेंगे अमित शाह का। अमित शाह ने तो ऐसा कहा नहीं था जिनके बयान का आप हवाला दे रहे हैं। अमित शाह के बयान को तो आप गलत तरीके से दिखा रहे हैं। आप अमित शाह के बयान को आप तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, आप उसको काट कर दिखा रहे हैं, एडिट करके दिखा रहे हैं। तो सवाल ये कि आग कौन लगाना चाहता है? अब ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अभी, जो दिसंबर को उन्होंने जो 18 दिसंबर 2024 को कहा, अब मैं इसी खड़गे जी की बात को मैं राहुल गांधी से जोड़ देता हूं। राहुल गांधी ने मई 2020 में उन्होंने अमेरिका में कहा था, अमेरिका में राहुल गांधी का बयान था कि पूरे भारत में मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, पूरे भारत में मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक माचिस की तीली या सिर्फ एक चिंगारी दिखाने की जरूरत है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, यानी माहौल बड़ा खतरनाक सा है, संवेदनशील है, और सिर्फ एक माचिस दिखाने की जरूरत है। तो राहुल गांधी कहते हैं मिट्टी का तेल, केरोसिन छिड़का हुआ है, माचिस दिखाने की जरूरत है, चिंगारी दिखाने की जरूरत है। तो क्या खड़गे जी और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम माचिस दिखा रहा है, चिंगारी लगा रहा है उस जहां पर केरोसिन छिड़का हुआ है? क्या ये पूरी की पूरी साजिश है जिसमें ये सब लोग शामिल हैं, जिसमें यही कोशिश है इस पूरी इस पूरे मसले की? इन बयानों को, अगर दोनों बयानों को मैं जोड़ लूं तो राहुल ने कहा कि केरोसिन छिड़का हुआ है, बस चिंगारी दिखाने की जरूरत है। तो आप अमित शाह का वीडियो डिस्टॉर्ट करके, उसके बाद जो उसको वायरल करके, और उसके बाद ये कहकर कि अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और इससे जो है आग लगेगी देश में, आप कहना क्या चाहते हैं? ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। और ये सिर्फ दो बयान ऐसे नहीं है। आपको एक चीज मैं याद दिलाता हूं, आपको वो बात ध्यान रखनी चाहिए कि राहुल गांधी ने मई 2020 में अमेरिका में जाकर जो कहा, उससे पहले उसी साल यानी कि 2020 में फरवरी के अंदर दिल्ली में दंगे हुए थे। दिल्ली में दंगे कब हुए थे? सीए के, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दंगे हुए थे। ये दंगे, अब सीए को अब आग लगाने की जो कोशिशें हैं उनको, उन जो साजिशें उसको समझिए। आग लगाने की साजिशें और इस तरह के बयान के बीच जो है कनेक्शन देखिए। जब ये नागरिकता संशोधन कानून आया तो कांग्रेस के जो तमाम नेता थे, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, वो चलो समझ में आता है, आप किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली में एक कांग्रेस की रैली हुई थी। उस रैली रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसमें आप तीनों लोगों के भाषण उठा के देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन तीनों के भाषण आप उठा के देखिए। दरअसल सीए, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पहले ये झूठ फैलाया गया, अब यहां पर भी देखिए झूठ फैलाया गया था। सीए को लेकर भी, सीए को लेकर झूठ फैलाया गया कि ये कानून अगर लागू हो गया तो भारत में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, भारत के मुसलमानों को जो है उठाकर भारत से बाहर फेंक दिया जाएगा, उनको जो यातना केंद्र होते हैं, उनको कंसंट्रेशन कैंप जो होते हैं, उन मुसलमानों को वहां भेज दिया जाएगा। ये पहले माहौल बनाया गया। अब सोचिए ये कांग्रेस का कितना बड़ा झूठ था। भारत में सीए, नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई नहीं, क्योंकि ये कानून नागरिकता लेने वाला था ही नहीं, ये नागरिकता देने वाला कानून है। तो ये नागरिकता, लेकिन ये झूठ फैलाया। और जब झूठ फैलाने के बाद कांग्रेस की रैली होती है जो है रामलीला मैदान में, तो सोनिया, प्रियंका, राहुल, तीनों के भाषण सुनिए। मुझे यह अच्छी तरह से याद है, उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि ये जो कानून आया, इस कानून में जो है मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा, ऐसे किया जाएगा, ऐसे उनको प्रताड़ित किया जाएगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहते हैं कि अब जो है, और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी कुछ ऐसे शब्द थे कि अब जो है घरों में बैठने का वक्त नहीं है, सड़कों पर निकलना होगा। सोचिए, सड़कों पर निकलना होगा, अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है।
और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी रामलीला मैदान में कहते हैं घरों में मत बैठिए, सड़कों पर आइए और अब लड़ना होगा और जो है अपनी ताकत दिखानी होगी और जो है कंसंट्रेशन कैंप में वरना मुसलमानों को भेज दिया जाएगा, मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी। ये सब कह कह के जो ऐसा माहौल बनाया गया और उसके बाद जो है दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली, आपको याद है कि दिल्ली में किस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दंगे होते हैं। करीब 60 लोग इन दंगों में मारे जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये आग लगाने की कोशिश, साजिश क्या थी। उसके साथ साथ आप देखिए उसके सीए कानून आया और उसके साथ साथ किसान आंदोलन में भी क्या हुआ, उसमें भी आपने देखा। किसान आंदोलन जब दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली आई थी, तब क्या हुआ था, ट्रैक्टर रैली आई और उसके बाद कैसे जो है लाल किले पर चढ़ाई कर दी गई, कैसे तिरंगे का अपमान कर दिया गया। तो एक वो भी साजिश थी देश में आग लगाने की। तो देश में आग लगाने की साजिश जो है वो किसान आंदोलन के समय भी हुई थी। उसको इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खतरे को समझ रहे थे, क्योंकि उस पूरे जो है आंदोलन हुआ था उसके पीछे जो है पूरा डीप स्टेट लगा हुआ था। पूरा डीप स्टेट, दुनिया की ताकतें लगी हुई थी भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जो है चुपचाप माफी मांगते हुए देश से कानून वापस ले लिए, क्योंकि वो कृषि कानूनों के जो है वो नरेंद्र मोदी अपनी किसी चीज पर अड़ करके देश में आग नहीं लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 2 कदम पीछे हटता हूं क्योंकि देश सुरक्षित रहे। और इसीलिए जो है नागरिकता संशोधन कानून तो कृषि कानून को लेकर, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सब जो है देश में आग लगाने की कोशिशें हो चुकी हैं। और ये आग लगाने की कोशिशें किसने करी हैं, ये सारे तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए मैंने कहा बहुत गंभीर विषय, इस पर गहराई से सोचना चाहिए। फिर आपको मैं एक बात और याद दिला दूं कि ये जो मैंने 2 बयान राहुल गांधी के और खड़गे जी के जो 2 बयान याद दिलाए, इन 2 बयानों के बीच में कुछ और भी चीजें हुई थी। इन 2 बयानों के बीच में कुछ और चीजें लगातार हो रही हैं। तो एक तो ये समझिए कि जब बांग्लादेश हुआ तो कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत भी बांग्लादेश के रास्ते पर जा रहा है, और अकेले वो नहीं। उसके बाद राकेश टिकैत जो कांग्रेस के जो है पाले पोसे हुए एक किसान नेता हैं, क्या है उनके बारे में आप फैसला कीजिए। राकेश टिकैत ने कहा कि अब देखिए भारत में भी बांग्लादेश होगा। तमाम नेताओं ने कहा कि देखिए ये जो है नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा, बांग्लादेश जैसा होगा। और अब जो है संजय राउत जो गठबंधन का हिस्सा है, संजय राउत ने कहा भारत में सीरिया जैसे हालात है, सीरिया बनेगा। फारूक अब्दुल्ला उन्होंने भी कहा कि सीरिया जैसे हालात बन रहे हैं और सीरिया इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारे बयान जो हैं, आग लगेगी, सीरिया बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, ये सब क्यों बयानबाजी हो रही है। और उससे पहले एक और आपको याद दिला दूं, ये जो बांग्लादेश वाला ये सब थ्योरी आ रही है, उससे पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और जब चुनाव नतीजे आने वाले थे, याद कीजिए उस वक्त किस तरह के बयान दिए गए थे। नतीजे आने से पहले पूरे इंडी गठबंधन के नेताओं के जो और इनके इकोसिस्टम के जो बयान थे, वो ये बयान थे कि इस बार अगर नतीजे जो है वो ठीक नहीं आए तो फिर जो है इसका मतलब चुनाव में गड़बड़ी हुई है, और अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई तो फिर जो है ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इस तरह के बयान जो है पूरे इस इकोसिस्टम के नेता लगातार दे रहे थे। वो चेतावनी दे रहे थे कि भाई अगर जो है इस बार हमारी करारी हार होती है तो फिर देश में आग लग जाएगी, क्योंकि फिर ये मान लिया जाएगा कि चुनाव जो है रिग करके, अब वो चुनाव तो में जो है वो उनको ठीक ठाक सीटें मिल गई और शायद इसीलिए भारत बच गया। अगर नतीजे ऐसे नहीं होते तो फिर सोचिए क्या होता। नतीजे ऐसे होने के बाद अब जब दोबारा जो है एक बार फिर से जो है चीजें हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के फेवर में, बीजेपी के फेवर में जा रही हैं, तो फिर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि बांग्लादेश बनाना है और भारत को सीरिया जैसे रास्ते पर जा रहा है। इन सारे बयानों का जो आप लब्बो-लुआब देखेंगे, इन सारे बयानों का निचोड़ देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कोई ना कोई गहरी साजिश क्या चल रही है। और मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर रहा। इन पॉलिटिकल पार्टियों में मैं ये मानता हूं और बड़ी शिद्दत के साथ मानता हूं, इन पॉलिटिकल पार्टियों की औकात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बाकी जब छोटी छोटी पार्टियां, ये छोटे छोटे जो है देश में दंगे जरूर करा सकते हैं, छोटी छोटी जगह पर क्लैश जरूर करा सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं, बरगला सकते हैं, लेकिन इन लोगों की हैसियत, इन लोगों की औकात नहीं है भारत में आग लगाने की। और वो भी जबकि नरेंद्र मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं, और जिस तरह से जो है कानून व्यवस्था है, जिस तरह से भारत की सेना है, भारत के अर्धसैनिक बल हैं, तो इन लोगों की, इन पॉलिटिकल पार्टियों की नेताओं की, चाहे खड़गे हो या राहुल गांधी हो, इनकी हैसियत औकात नहीं है भारत में आग लगाने की। लेकिन ये लोग किसके दम पर उछल रहे हैं, ये समझने की जरूरत है।
आखिर कोई तो है जो इनको हवा भर रहा है, कोई तो है जिनके इशारे पर इनको लग रहा है कि वो भारत में आग लगा सकते हैं। अब उस साजिश तक उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अब ये लोग कौन है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। वही लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया। कौन लोग हैं वो? क्या आपको लगता है मोहम्मद यूनुस ने तख्ता पलटा? क्या आपको लगता है स्टूडेंट्स ने तख्ता पलटा? नहीं, उनके पीछे डीप स्टेट था, अमेरिका का डीप स्टेट था। जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतें थी जो फंडिंग कर रही थी, डीप स्टेट जो फंडिंग कर रहा था, डीप स्टेट जो वहां से लगातार पैसा दे रहा था, हथियार दे रहा था, एक माहौल बना रहा था। तो ये जो पूरा का पूरा डीप स्टेट है, ये जो जॉर्ज सोरोस है और ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं, ये जो तमाम ताकतें हैं, ये इस वक्त जो है एक्टिव हैं भारत को लेकर। ये समझने की जरूरत है और इनके सक्रिय होने से जो है भारत के सामने ये अलग अलग तरह के खतरे खड़े होते हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका में अब सत्ता परिवर्तन हुआ, ये सुखद है, क्योंकि ये अगर मैं आपको खतरे बता रहा हूं तो ये भी बता रहा हूं कि संतोष की बात क्या है। संतोष की बात यह है कि अमेरिका में सत्ता पलट हो चुका है। डीप स्टेट को लेकर जब कभी भी चर्चा होती है तो डीप स्टेट को लेकर जो बाइडेन का नाम डीप स्टेट के समर्थकों में आता है। उसके अलावा जो है वहां पर जो है बिल क्लिंटन, उनकी पत्नी जो है हिलेरी क्लिंटन, ओबामा, इन सब का नाम जो है ये कहा जाता है ये सब डीप स्टेट के लोग हैं। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये इनका नाम आता है और ये जो है अमेरिका में बहुत गहरी तक डीप स्टेट बैठा है। उसमें और भी बड़े सारे कुछ व्यापारिक पैसे वाले घराने हैं और अमेरिका में जो है अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों के कुछ लोग, कुछ एक हिस्सा जो है इस तरह की चीजें जो है डीप स्टेट में है। तो ये तमाम लोग जो हैं तो ये डीप स्टेट में। लेकिन मैं आपको बताया संतोष की बात यह है कि जो है जो बाइडेन और कमला हैरिस चुनाव जो है वो हारे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर चुनाव जीत गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डीप स्टेट के आदमी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी डीप स्टेट ने वहां पर एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप डीप स्टेट ने, अमेरिका के डीप स्टेट ने कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव ना लड़ने पाए, उनको अवैध ठहरा दो, उनके ऊपर 2 बार जानलेवा हमले हुए, उनको केसेस में फंसा दो कि वो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव ना लड़े। लेकिन तो डीप स्टेट के खिलाफ है डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप वहां चुनाव जीत गए। तो एक राहत की बात है। और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की सत्ता संभाल लेंगे और वो कह चुके हैं कि मैं डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, खत्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन हाँ कुछ हद तक नियंत्रण जरूर लगेगा, कुछ भारत को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि अभी ये जितने कुछ उछल रहे हैं, जो आग लगाने की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है डीप स्टेट का, जॉर्ज सोरस के पैसे पर उछलने वाले, फुदकने वाले लोग हैं। तो अगले आने वाले जो समय है वो चुनौतीपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस दिशा में अमेरिका में वो आगे बढ़ते हैं, डीप स्टेट को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, उन पर निगाह रखनी होगी और उसी से जो है चीजें हमें क्लियर होंगी। भारत को भी सावधान सतर्क रहना होगा। नरेंद्र मोदी सावधान सतर्क है। नरेंद्र मोदी जिन खतरों को हम नहीं देख पा रहे वो व्यक्ति देख रहा है वहां पर, और वो उसी हिसाब से जो एक एक कदम फूंक फूंक के चल रहा है। बहुत सारे लोग, कई बार लोगों को लगता है नरेंद्र मोदी जल्दी से ये क्यों नहीं कर रहे, जल्दी से वो क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी बयान क्यों नहीं देते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं। तो उस बात को समझिए, जो खतरे हम नहीं देख पा रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी खतरे देख रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी बहुत संभल के एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम खतरों को समझने की जरूरत है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और जो सरकार को, जो नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को जो करना है वो तो करेंगे, भारतीय सेना को, भारतीय गुप्तचर एजेंसियों को जो करना है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जो करना है वो लोग करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें पहले इस पूरे इकोसिस्टम को समझना जरूरी है और हमें इस डिनायल मोड से निकलना है कि जो है सब कुछ जो है बड़ा आसान है। हमें इस डिनायल मोड से निकलना है कि खतरे नहीं। हमें इस खतरे को समझना होगा, इस खतरे को भांपना होगा। हम इस खतरे को समझेंगे तभी हम सावधान रहेंगे। और जब हम सावधान रहेंगे और ये लोग जो इन साजिशों में शामिल हैं उनको अगर हम बेनकाब करते रहेंगे, उनके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, उनको अगर हम किसी भी तरह से अपनी किसी भी कदम से उनके खिलाफ आवाज उठा के, उनके खिलाफ वोट करके उन्हें हम कमजोर करते रहेंगे, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। और ये हमको करना चाहिए, क्योंकि हम भारत को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपने भारत को, अपने देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। तो हमें यह भूमिका निभानी पड़ेगी। फिर कह रहा हूं, मोदी अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। इस बात को समझिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।